अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मौजूद हैं। बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के साथ मलेरिया की एग्जांपल को डिस्कस करना है। मलेरिया की बैकग्राउंड हिस्ट्री है, फिर किस तरीके से उसके मुतालिक ऑब्जर्वेशंस बनाए गए हैं, ऑब्जर्वेशंस पर किस तरह से हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया, हाइपोथेसिस से किस तरह से डिडक्शन बनाई गई, डिडक्शन के मुताबिक जो है वो एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए गए, देन जो भी रिजल्ट बने उन्हें कैसे समराइज़ किया गया। इस सारे स्टेप को हम लोग लेकर चलेंगे। बायोलॉजी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था स्टडी ऑफ मलेरिया में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री पे। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री में ये था कि हिस्ट्री हमें सिर्फ ये बताती है कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या मलेरिया जो था वो 2000 साल पुरानी बीमारी है, यानी 2000 ईयर्स अगो हमारे पास इससे मुतल्लिक जो डॉक्टर्स थे, तबीब थे, इसको जानते थे। और इस हिस्ट्री के बारे में ये है कि मलेरिया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। उस वक़्त ये तसव्वुर किया जाता था कि ये लोअर मर्शी एरियाज़ यानी दलदली इलाकों में जो स्टेंजेंट वाटर होता है, यानी खड़ा पानी होता है, दलदली इलाकों का खड़ा पानी होता है, उसके अंदर से ख़ास किस्म की पॉइज़न पैदा होती है। पॉइज़न जब हवा में आती है तो वो हवा, जैसे ही लोग उस हवा में सांस लेते हैं तो वो लोग बीमार हो जाते हैं। इसी वजह से ही उन्होंने इसको दो अल्फाज में जोड़ दिया था। एक का नाम रखा गया था मला, दूसरे का नाम रखा गया था एरिया। मला का मतलब रखा गया था बैड, एरिया का मतलब रखा गया था एयर, यानी गंदे इलाके से आने वाली हवा से होने वाली बीमारी। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया जी, इटालियन वर्ड मलेरिया बन गया। अब मलेरिया इटालियन वर्ड से है। मलेरिया का मतलब क्या है? गंदे इलाके से आने वाली हवा। क्योंकि बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री में ये तो तस्वुर किया जाता था। फिर हुआ ये कि कुछ वॉलंटियर ने ये चेक करने के लिए कि वाकई इसका और दलदली इलाकों का रिलेशन है, दलदली इलाकों में खड़ा पानी पिया। जब उन्होंने पानी पिया तो उन्हें कोई मलेरिया नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दलदली इलाकों का खड़ा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। फिर क्या हुआ? जब 17th सेंचुरी आई, 17th सेंचुरी में नई दुनिया अमेरिका वो दरियाफ्त हुई। साथ ही अमेरिका के इस जो हमारे पास जजीरा को डिस्कवर करने के बाद वहाँ पर जो मौजूद प्लांट थे उन्हें लाया गया यूरोप के अंदर ताकि उनको टेस्ट किया जा सके। वहाँ पर एक हमारे पास क्या था? सिंकोना, क्यूना हमारे पास एक था सिंकोना, जो पहले हमारे पास बिगनिंग में है वो हमारे पास है क्यूना। एक प्लांट था, उसकी छाल को क्या करते थे, उसका अर्क निकाल के उसको निचोड़ के उसके अर्क को यूज़ करते थे। किस पर्पज़ के लिए? उस लिक्विड को पिलाते थे और मलेरिया का पेशेंट ठीक हो जाता था। अब ज़ाहिर बात है जब कोई नया इलाज आता है तो ऑटोमेटिकली वो नायाब हो जाता है। हुआ फिर क्या हुआ ये कि क्यूना की जगह पे ताजरों ने जो अमेरिका से पौधों को यूरोप ला रहे थे उन्होंने बेईमानी करना शुरू कर दी। ये बेईमानी रिसिनोसिटी फ़ायदामंद निकली इंसानियत के लिए। उन्होंने सिंकोना भेजना शुरू किया जो कि क्यूना से बिल्कुल मुशाबे था। अब क्यूना से मुशाबहत की बिना पर पता नहीं चलता था, लेकिन क्यूना से ज़्यादा अच्छा सिंकोना काम कर रहा था। तो ये दोनों चीज़ें, क्यूना और सिंकोना तकरीबन मुशाबे थी, लेकिन क्यूना से अच्छा सिंकोना काम करता है। दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल होते थे, कहते हैं क्यूनैन केमिकल। क्यूनैन केमिकल होने की वजह से वो मलेरिया का इलाज करते थे। याद रखिएगा 17, 18 और 19th सेंचुरी तक मलेरिया की वजह कोई नहीं जानता था। हाँ, बस इलाज था वो सिर्फ क्या था? क्यूनैन केमिकल अकलौता इलाज था। और 19th सेंचुरी तक 4 ऑब्जर्वेशंस आ गए थे जो मलेरिया से मुतल्लिक बिल्कुल क्लियर थे। 19th सेंचुरी में हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे? 4 ऑब्जर्वेशन थे। उन 4 ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। इंपॉर्टेंट है कि 19th सेंचुरी तक कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आए। अब 19th सेंचुरी तक 4 ऑब्जर्वेशन में पहला, मार्शी एरियाज़ का और मलेरिया का कोई ना कोई ताल्लुक है। दूसरा कि मार्शी एरिया का खड़ा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था, इस तरह से आपकी बुक में लिस्ट किए हुए हैं कि क्यूनैन केमिकल का और आपका जो है क्यूनैन केमिकल अकलौता इलाज है मलेरिया का।
फिर आखिर में हमारे पास ये सजेस्ट किया जाने लगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। तो ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट या फोर्थ ऑब्जर्वेशन इस तरह से ऐड हुआ कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। ये कैसे हुआ? ये था कि सबसे पहले हमारे पास इन चारों ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या जी, मर्शी एरियाज वाला, मर्शी एरिया के साथ दूसरा जो हमारे पास है क्यूनैन केमिकल, तीसरा हमारे पास है जी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर वाला, जो दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, और लास्ट वन जो है वो प्लाज्मोडियम। असल में हमने ज़्यादा फोकस करना है इसी के ऊपर, प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया पर हमारी बहस चलेगी। कैसे पता चला था कि प्लाज्मोडियम है? डॉक्टर ल्योरान ने 1872 में या ऐसे ही आई थिंक मेरे ख्याल 72-73 में उसमें क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उस वक्त सोचा जाता था कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सोचा जाने लगा हो सकता है कि मलेरिया भी शायद इसी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता होगा। तो ल्योरान के एक्सपेरिमेंट के बाद किसी ने उसकी बात को माना नहीं है। फिर 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने उसको देखा था, उसकी भी बात किसी ने नहीं मानी। फिर 3 साल बाद एक और बंदे ने दोबारा से, जब मलेरियल पेशेंट के ब्लड में खून ब्लड के अंदर जो है उन्होंने प्लाज्मोडियम को देखा, तो यकीन किया जाने लगा हाँ जी वाकई ही प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। अब देखिए कि आपने बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है कि आपने प्रॉब्लम से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, सारी गैदरिंग हो गई, ऑब्जर्वेशन फाइनल हो गई। अब आप इसे क्या बनाने जा रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप, यानी आप एक क्रिएट करेंगे हाइपोथेसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इसके एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें हाइपोथेसिस बनाना होगा। वो हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करेंगे? हम कहेंगे एक स्टेटमेंट होगी, बताया था एक अच्छा हाइपोथेसिस सोसाइटी होती है, शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। से पीछे लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ये स्टेटमेंट कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, ये स्टेटमेंट जो थी वो क्या थी? एक्चुअली एक हाइपोथेसिस था। सारी बात उसके बाद उससे डिडक्शन क्रिएट करेंगे। हम कहते हैं जी डिडक्शन क्या है? इफ एंड देन के लॉजिक के साथ होती है, ये याद रखना है। इफ एंड देन लॉजिक का साथ जो स्टेटमेंट होगी वो डिडक्शन होगी। इफ Plasmodium is the cause of malaria, then every malarial patient blood should have malaria. अगर तो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, जी हाँ, तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। रिडक्शन बना लिया। अब बारी है एक्सपेरिमेंट की, तो हमें क्या करना होगा? हमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स लेने होंगे। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम लोग एक कंट्रोल ग्रुप के सैंपल्स लेंगे, एक तरफ जो है वो क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के सैंपल लेंगे। लेट्स सपोज हमने कह दिया 100 मलेरियल पेशेंट के सैंपल ले लिए, 100 जो है वो हम लोगों ने किसके ले लिए? अपने जो है कंट्रोल ग्रुप के तौर पर सेहतमंद लोगों के ब्लड सैंपल्स ले लिए और उनको लेबोरेटरी में टेस्ट किया। जब टेस्ट किया तो पता चला कि जितने भी 100 बाय 100 है, हम लोग कहते हैं जी हमारे पास एक तरफ आपका क्या बन गया? कंट्रोल ग्रुप, और दूसरी तरफ बन गया आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आपने इन दोनों ग्रुप में जो काम किया वो क्या किया? 100 लोगों का ब्लड लिया दोनों साइडों पर। एक्सपेरिमेंट में जो भी आपके पास थे 100 में से आउट ऑफ 100 बिल्कुल उनके अंदर क्या था? ब्लड में प्लाज्मोडियम था। अब कंट्रोल ग्रुप में भी ऐसे हुआ, उन्होंने कहा जी हमारे पास 100 में से जो 93 थे वो बगैर ब्लड के उसके प्लाज्मोडियम के थे, लेकिन 7 लोग ऐसे थे जिनमें क्या था? हमारे पास प्लाज्मोडियम था। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? जबकि हमने तो इनको कैसे किया था कंट्रोल ग्रुप के तौर पर? उन्होंने कहा जी हाँ जी, यहाँ पर ऐसे था कि हर पैरासाइट का एक इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है। ये वो टाइम पीरियड होता है जब कोई क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट या कोई भी पैरासाइट बॉडी में इंटर होता है, और जब तक वो अपनी सिम्टम्स दिखाता नहीं है, यानी इंटर होने से सिम्टम्स दिखाने तक का जो दरमियानी टाइम ड्यूरेशन होता है, कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब ऐसे नहीं है कि आज ही आपको मॉस्किटो काटता है तो अभी मलेरिया हो जाएगा। आज मॉस्किटो काटेगा, 3-4 दिन बाद जाके मलेरिया होगा, क्योंकि आपके इंक्यूबेशन पीरियड में उसने उतना टाइम लेना है। तो कहते हैं जी इन लोगों में, जिन 7 लोगों में ये क्या था? मलेरिया का अपना प्लाज्मोडियम नजर आया, उनमें प्लाज्मोडियम था, लेकिन था अभी इंक्यूबेशन पीरियड में, सिम्टम्स जाहिर नहीं हुई थी। सिम्टम्स क्या होती हैं? सर्दी के साथ बुखार का होना इंपॉर्टेंट है, उसमें हेडेक है, और ये चीज़ें उसमें क्या है? मलेरिया के साथ है। तो जब ये सारी बातें समझ आती हैं तो हमारे पास पहला मसला तो हमने हल कर लिया कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया।
अब अगला सवाल निकलता है, यानी सारी बात है, एक हाइपोथेसिस जब बनता है डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंट करता है तो उसमें से फिर सवाल से सवाल निकलते हैं, किस तरीके से प्लाज्मोडियम फैला। इसके एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, किस तरह से डिजाइन हुए। डॉक्टर ए किंग मशहूर आदमी था, 1880 के अंदर इसने एक्सपेरिमेंट दिए, 20 ऑब्जर्वेशन दिए थे। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, ए किंग, इसके कितने हैं जी, 20 ऑब्जर्वेशन। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कब दिए थे, 1800 आई थिंक 80 में, 1880 में इन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट दिया, ऑब्जर्वेशन दिए थे। इसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे वो 20 थे, लेकिन उनमें से बुक में कितने शामिल किए गए हैं, सिर्फ 3। वो लोग जो कहाँ पर सोते हैं, नेट लगाकर सोते हैं, मलेरिया कम होता है। वो लोग जो कमरों में सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है। वो लोग जो बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है। तीसरा, वो लोग जो स्मोकी फायर्स के पास, धुएं के पास सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है एज कम्पेयर टू उनके जो विदाउट स्मोकी फायर्स होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चला कि मॉस्किटो इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब बात यह है कि जब हमें वजह पता चल गई, हमने अपना ऑब्जर्वेशन बताया, ऑब्जर्वेशन हमने ऑफकोर्स क्या बनाना है, ठीक है जी, मान लेते हैं जी अगर हमारे पास है जी मॉस्किटो ही इसकी वजह, तो मॉस्किटो मरना चाहिए। फिर क्या हो जी, मॉस्किटो को मार के देखा गया तो वाकई मॉस्किटो के बॉडी के अंदर क्या नजर आना शुरू हो गया, प्लाज्मोडियम नजर आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बात ठीक है, अब बताओ ये फैलता कैसे है। इस बात को फ्रांसीसी डॉक्टर थे जो उस वक्त इंडिया में तैनात थे, डॉक्टर रोनाल्ड रोस, हम लोग कहते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए थे। रोनाल्ड रोस के एक्सपेरिमेंट 1883 में। इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ था, इसने क्या किया था, 2 तरह के मॉस्किटो का इस्तेमाल किया था। एक इस्तेमाल किया था एनोफिलीज का, दूसरा क्योलेक्स का। दोनों मच्छर हैं, दोनों का जो डिफरेंस था बेसिक वो क्या था, वो ये था कि एक चिड़िया के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा किसके लिए है, हमारे पास इंसानों के लिए है। एनोफिलीज और क्योलेक्स जो है दोनों के दरमियान इसका इस्तेमाल किया। एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन किया, क्या हुआ, फिर फाइनली एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को बाकायदा तौर पर जो है 1898 में इंसानों पर भी रिजल्ट आउट किया। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 20th सेंचुरी तक मुकम्मल तौर पर मलेरिया का वजह भी जान चुके थे और आप उसका इलाज भी मुकम्मल कर सकते थे। ये हमारे पास बेसिक था। रोनाल्ड रोस एक्सपेरिमेंट को डिटेल से आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।